ऑडियो ई बुक एक उड़ान सिंध स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ सिंधिस। लेखक कैलाश मटाई मटाई परिवार एक उड़ान टीम। यह प्रेरणादायक कहानी सिंधी समाज के संघर्ष और सफलता की गाथा है, जिसे सुनकर और पढ़कर नई पीढ़ी आगे बढ़ने की शक्ति पाएगी। उपलब्ध स्वरूप ऑडियो ई बुक, PDF, प्रिंट बुक, ई बुक अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। ऑर्डर ऑफ जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9850196542। टीम सदस्य प्रिंस विजय, मिस साक्षी मोटवानी, हेमा टीचर, सत्य एस कुकरेजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे अपनी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे प्रेरित होकर नई उड़ान भर सकें। हेमू कालानी, सिंध का अमर क्रांतिकारी, सिंध की ज्वाला। भारत की आज़ादी की लंबी और कठिन यात्रा में कई नाम पाठ्यपुस्तकों, स्मारकों और देशभक्ति के गीतों में दर्ज हैं, लेकिन इन दंतकथाओं के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसकी वीरता आकाश में टूटते तारे की तरह चमकी, उम्र में भले ही छोटी पर आत्मा में अमर। हेमू कालानी का जन्म किसी रणभूमि में नहीं हुआ था। उनका जन्म सिंध की गर्म और उपजाऊ धरती पर एक ऐसे शांत घर में हुआ जो पुस्तकों, आध्यात्मिक मूल्यों और मजबूत आदर्शों से भरा था। लेकिन इतिहास का स्वभाव है कि वह अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों से बुलाता है। साखार की शांत गलियों में, जहां सिंधु नदी सभ्यता और साहस की प्राचीन कहानियां फुसफुसाती थीं, एक दिन एक किशोर उठ खड़ा हुआ, एक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए। हाथ में कोई बंदूक नहीं, पीठ पर कोई वर्दी नहीं, फिर भी उसने ब्रिटिश राज की ताकत को ललकारा, केवल अपने अटूट संकल्प, दृढ़ विश्वास और मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम के सहारे। उस उम्र में जब ज्यादातर युवा शिक्षा, करियर और भविष्य के सपने देखते हैं, हेमू ने सिर्फ आज़ादी का सपना देखा। उन्होंने अपनी मातृभूमि को बेड़ियों में जकड़ा देखा और चुपचाप दर्शक बने रहना अस्वीकार कर दिया। उनकी कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं है, यह युवाओं के साहस, सिद्धांतों के लिए बलिदान और सिंधी गर्व की कहानी है। यह अध्याय उस बालक को समर्पित है जिसने केवल 19 वर्ष का जीवन जिया, पर जिसका नाम हर उस सिंधी और भारतीय के दिल में गूंजता है जो न्याय, स्वतंत्रता और अपनी भूमि के लिए निडर प्रेम में विश्वास करता है। मैं सिर्फ एक सिंधी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की आत्मा हूँ। हेमू कालानी। देशभक्ति की जड़ें। हेमू का बचपन और परिवार। 23 मार्च 1923 को सिंध के जीवंत नगर सुक्कुर में हेमू कालानी का जन्म हुआ। यह वह समय था जब भारत में क्रांति की धड़कन तेज हो चुकी थी। देश अब भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था, लेकिन राजनीतिक जागरण अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था, और सिंध, जो एक प्राचीन सभ्यता की जननी रही है, में भी प्रतिरोध की हवाएं बहने लगी थीं। हेमू का परिवार सिंधी अमील समाज से था, जो अपनी शिक्षा, प्रगतिशील सोच और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके पिता डॉक्टर पेसुमल कालानी पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन दिल से सच्चे देशभक्त। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते और अपने घर पर ऐसे विचारवान लोगों व सामुदायिक नेताओं की बैठकें आयोजित करते जो आज़ाद भारत का सपना देखते थे। हेमू ने इसी सच्चे राष्ट्रवाद के माहौल में परवरिश पाई। बचपन से ही उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य के संगम को महसूस किया। उनकी मां ने उनमें करुणा और सादगी के संस्कार डाले, जबकि पिता ने साहस और बलिदान का महत्व सिखाया। कालानी परिवार का घर सिर्फ एक आशियाना नहीं था, बल्कि क्रांति की एक पाठशाला था। बचपन में हेमू तेज, जिज्ञासु और गहरी सोच वाले थे। वे कठिन सवाल पूछते। अंग्रेज हम पर राज क्यों करते हैं? वे हमारे किसानों का शोषण क्यों करते हैं? अपने ही देश में भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है? इन सवालों को टालने के बजाय परिवार ने उन्हें ईमानदारी और जोश से जवाब दिए, जिसने उनके क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी। हेमू की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें राष्ट्रीय चेतना भी रची बसी थी। उन्होंने सुखपुर के तिलक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखा गया था। वही प्रखर राष्ट्रवादी जिन्होंने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा हेमू के दिल में गहराई से अंकित हो गया। पढ़ाई के अलावा वे भारतीय वीरों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेते थे। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।
लेकिन भगत सिंह का निर्भीक साहस उनके भीतर छिपे विद्रोही स्वभाव से सबसे अधिक मेल खाता था। गंभीर सोच के बावजूद हेमू अपने साथियों के बीच हंसमुख और मिलनसार थे। वे दोस्तों के साथ खेलते, खुलकर हंसते और अपनी दयालुता के लिए जाने जाते। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे एक उभरता हुआ तूफान था। अपने लोगों पर हो रहे अन्याय के प्रति गुस्सा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकल्प, भले ही उन्हें अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े। कहा जाता है कि क्रांति की शुरुआत घर से होती है और कालानी परिवार वास्तव में सिंध के मौन प्रतिरोध का मशालची था और युवा हेमू इस मशाल की सबसे उज्ज्वल लौ बनने के लिए नियति द्वारा चुने गए थे। क्रांतिकारी बनने की कहानी जैसे जैसे हेमू कालानी किशोरावस्था में पहुंचे, उनका राष्ट्रीय उद्देश्य और भी प्रबल होता गया। अब उनके लिए कक्षा की पढ़ाई काफी नहीं थी। उनकी असली शिक्षा सड़कों से, जनसभाओं से, अपने लोगों के कष्टों से और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ते असंतोष से हो रही थी। सन 1440 के शुरुआती दशक का समय था, एक गहन उथल-पुथल का दौर। द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और ब्रिटिश भारत को उसके लोगों की सहमति के बिना इस संघर्ष में घसीटा जा रहा था। खाद्य संकट, जबरन सैनिक भर्ती और आर्थिक शोषण ने लाखों भारतीयों को निराशा की कगार पर पहुंचा दिया था। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को हमेशा के लिए समाप्त करने की एक सशक्त और निराशाजनक पुकार था। अब किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में पहुंचे हेमू सिर्फ दर्शक बने रहने से संतुष्ट नहीं थे। वे स्वराज्य सेना, आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ गए। यह सिंध में सक्रिय छात्रों की एक भूमिगत क्रांतिकारी टोली थी। यह समूह राष्ट्रीय आंदोलनों और स्थानीय स्वतंत्रता नेटवर्क से जुड़कर काम करता था। वे गुप्त रूप से पर्चे बांटते, दीवारों पर ब्रिटिश विरोधी नारे लिखते और विरोध प्रदर्शन आयोजित करते। गिरफ्तारी या यातना के निरंतर खतरे के बावजूद हेमू और उनके साथियों ने युवा निडरता के साथ सबका सामना किया। वे जन्मजात नेता थे, तेज दिमाग वाले, प्रभावशाली वक्ता और अटूट प्रतिबद्धता रखने वाले। अधिकांश लोगों के विपरीत हेमू का मानना था कि देशभक्ति के लिए वयस्क होने का इंतजार जरूरी नहीं है। उन्होंने एक सहपाठी से कहा था, हम बड़े होने तक अपने देश से प्रेम करने का इंतजार क्यों करें? क्या हम आज उसी गुलामी की हवा नहीं सांस रहे हैं? उन्होंने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का नेतृत्व किया और लोगों को विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवा और बुजुर्ग दोनों को उदासीनता से जगाकर यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता हाथ की पहुंच में है। हेमू को सबसे अलग बनाने वाली उनकी निडरता थी। जहां अन्य लोग हिचकिचाते, वहां वे आगे बढ़ जाते। जहां अन्य लोग कोनों में फुसफुसाते, वहां वे खुले में बोलते। वे चुप रहने से इनकार करते थे। उनका स्पष्ट उद्देश्य और तीव्र क्रियाशीलता सिंध में औपनिवेशिक शासन के लिए कांटे की तरह बन गई थी। लेकिन हेमू का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, वह गहराई से नैतिक भी था। उनके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य थी। हर छोटा सा प्रतिरोध भी अन्याय के खिलाफ एक प्रहार था। 1942 तक हेमू स्थानीय क्रांतिकारी हलकों में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके थे। उनका करिश्मा, साहस और निस्वार्थ समर्पण उन्हें साथियों और बड़ों का प्रिय बना चुका था। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ खतरा भी आया। ब्रिटिश पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया और उन्हें औपनिवेशिक शासन के लिए गंभीर खतरा माना। फिर भी हेमू अडिग रहे। उनके लिए जीवन वर्षों में नहीं, उद्देश्य में मापा जाता था और उनका उद्देश्य अब बिल्कुल स्पष्ट था, अपने प्यारे भारत को स्वतंत्र देखना, चाहे इसके लिए उन्हें सर्वोच्च बलिदान ही क्यों न देना पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन और सिंध में भूमिगत प्रतिरोध 1942 की गर्मियां भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ लेकर आईं। दशकों की प्रार्थनाओं, याचिकाओं और विरोध प्रदर्शनों के बाद महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिरोध के एक नए चरण की घोषणा की, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिशों से तत्काल भारत छोड़ने का सीधा और अंतिम आह्वान था। नारा सरल था, पर गूंज आसमान तक पहुंची, करो या मरो।
सारे भारत में विद्रोह की लपटें और ऊंची उठने लगीं। लेकिन सिंध की धरती पर, जो सिंधु नदी के प्राचीन किनारों पर बसी थी, यह पुकार एक विशेष तात्कालिकता के साथ गूंजी। सिंध केवल राष्ट्रीय आंदोलन का दर्शक भर नहीं था, बल्कि उपमहाद्वीप के प्रतिरोध के भावनात्मक और राजनीतिक ताने बाने में गहराई से जुड़ा हुआ था। और इसी तूफान के केंद्र में खड़ा था एक किशोर क्रांतिकारी, हेमू कालानी। 1942 का सिंध, तनाव से भरा परिदृश्य सिंध, सदियों से संतों और कवियों, व्यापारियों और सूफियों की धरती रहा था। लेकिन 1940 के दशक तक आते आते यह विरोधाभासों की भूमि भी बन गया। एक ओर इसकी आबादी विविध थी, हिंदू, मुस्लिम, पारसी और सिख सैकड़ों सालों से साथ रहते आए थे। दूसरी ओर आर्थिक कठिनाई, बढ़ती सांप्रदायिक खाई और औपनिवेशिक चालबाजियों ने असंतोष को हवा दे दी थी। ब्रिटिशों के लिए सिंध एक रणनीतिक ढाल था, उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार, सैन्य रसद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र और उभरती राष्ट्रीय चेतना का केंद्र। यही कारण था कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां कराची, हैदराबाद, लरकाना और सुक्कुर जैसे शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियों पर पैनी नजर रखती थीं। दमन बढ़ने के बावजूद सिंध का युवा वर्ग संगठित हो रहा था। स्कूल और कॉलेज प्रतिरोध की नई पौध के केंद्र बन गए। विद्यार्थी गुप्त समूह बनाने लगे। घरों, मंदिरों और सुनसान इमारतों में देर रात बैठकें होतीं। मोमबत्ती की रोशनी में पर्चे छपते, फुसफुसाहट में योजनाएं बनती और कक्षाओं में धीमे स्वर में आज़ादी के गीत गाए जाते। और इन युवा देशभक्तों के बीच हेमू कालानी पहले ही एक उभरता हुआ सितारा बन चुका था। प्रतिरोध की युवा ज्वाला 1942 तक हेमू पहले ही सिंध के निडर युवा नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भारत की आज़ादी के प्रति उनका जुनून संक्रामक था। वे मंचों पर चढ़कर या कभी-कभी पेड़ों पर चढ़कर भी भीड़ को संबोधित करते, उन्हें ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने, खादी कातने और राष्ट्रीय आह्वान में शामिल होने के लिए प्रेरित करते। हेमू की ताकत सिर्फ उनकी वक्तृत्व कला या दृढ़ विश्वास में नहीं थी, बल्कि उनकी संगठन क्षमता में थी। उन्होंने स्वराज्य सेना, फ्रीडम आर्मी के बैनर तले कई युवा नेटवर्क स्थापित और संचालित किए। ये कोई हिंसक संगठन नहीं थे, बल्कि गुप्त समूह थे जो सविनय अवज्ञा, तोड़फोड़ और जनजागरण के कार्य करते थे। ये समूह दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लिखते, ब्रिटिश प्रशासनिक दफ्तरों के बाहर अचानक प्रदर्शन करते और गुप्त रूप से सरकारी इमारतों पर भारत का तिरंगा फहराते, जो औपनिवेशिक शासन में एक गंभीर देशद्रोही कार्य माना जाता था। हेमू का मानना था कि स्वतंत्रता का इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने देरी, समझौते और डर के खतरे को पहचाना। उनके लिए तो निष्क्रिय रहना भी भारत माता के साथ विश्वासघात के समान था। गांधी जी का सिंधी युवाओं पर प्रभाव, हालांकि हेमू भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत से भी शक्ति प्राप्त की। गांधी जी के शब्द सिंध तक हस्तलिखित पैम्फलेटों, भूमिगत रेडियो प्रसारणों और घूमते हुए सत्याग्रहियों के माध्यम से पहुंचे, जो गांव-गांव जाकर असहयोग का संदेश फैलाते थे। हेमू ने गांधी जी की शिक्षाओं को अंधानुकरण के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति की रणनीति के रूप में अपनाया। वे अक्सर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करते, जहां छात्र हाथों में तख्तियां लिए मौन मार्च करते और लाठियों के खतरे के बावजूद तितर-बितर होने से इनकार कर देते। कभी-कभी वे विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने पालथी मारकर बैठ जाते और खरीदारों से विनम्रतापूर्वक स्वदेशी उद्योगों का समर्थन करने का आग्रह करते। लेकिन अहिंसा का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर हेमू और उनके साथी साहसी तोड़फोड़ के कार्यों में भी जुट जाते। उनका मानना था कि औपनिवेशिक मशीनरी को बाधित करना जरूरी है, न कि लोगों के खिलाफ हिंसा से, बल्कि उस दमनकारी ढांचे को निशाना बनाकर जो गुलामी को कायम रखता था। सिंध में भूमिगत अभियान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही लगभग तुरंत ही अवैध घोषित कर दिया गया। हजारों राष्ट्रीय नेता, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और अन्य गिरफ्तार कर लिए गए। शीर्ष नेतृत्व के बिना आंदोलन विकेंद्रीकृत हो गया और क्षेत्रीय तथा भूमिगत नेताओं जैसे हेमू कालानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। सिंध में ये भूमिगत अभियान अत्यधिक साहस और तालमेल की मांग करते थे।
हेमू के नेटवर्क पूरी गुप्तता में काम करते थे, जिनमें सांकेतिक भाषा, नकली नाम और मंदिरों या परित्यक्त इमारतों में बने छिपे मार्गों का इस्तेमाल होता था। उनकी कई बैठकें पवित्र स्थलों जैसे गुरुद्वारों या धर्मशालाओं में होती थीं, जिन्हें अंग्रेज कम छापेमारी करते थे। मुख्य रणनीतियों में से एक थी ब्रिटिश लॉजिस्टिक्स को बाधित करना, सैनिकों की आवाजाही धीमी करना, हथियारों के परिवहन में देरी लाना और सैन्य मार्गों में भ्रम पैदा करना। रेल मार्ग इस उद्देश्य के लिए मुख्य निशाना बने। सिंध में कई अहम रेलवे जंक्शन थे, खासकर सुक्कुर और रोहरी जैसे शहरों में, और इन्हीं रेल मार्गों का उपयोग ब्रिटिश सेना सैनिकों और हथियारों को ढोने के लिए करती थी। रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाना युवा क्रांतिकारियों के लिए एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक हथियार दोनों बन गया। हेमू और उनके साथियों ने रेलवे नक्शों का अध्ययन किया, गश्ती दलों के समय का आकलन किया और आने वाले सैन्य शिपमेंट्स की निगरानी की। यह कोई बचकाना शरारत नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान था। सीमाओं से परे विद्रोह। हालांकि हेमू का जन्म सिंध में हुआ था, उनका राष्ट्रवाद कभी क्षेत्रीय नहीं था। वे एक संयुक्त भारत में विश्वास करते थे, ऐसा भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से सिंध तक फैला हो। उनके लेखन और भाषणों में केवल सिंधी गौरव ही नहीं, बल्कि भारतीय एकता का भी आह्वान होता था। वे अन्य समुदायों, मुसलमानों, सिखों, यहाँ तक कि पारसी युवाओं के छात्रों तक पहुँचते थे और उनसे आग्रह करते थे कि वे ब्रिटिशों द्वारा खींची गई सीमाओं से आगे देखें। उनका तर्क था कि औपनिवेशिक शासन ही असली दुश्मन है और भारतीयों के बीच विभाजन केवल साम्राज्यवादी हितों को मजबूत करता है। यहाँ तक कि 1940 के दशक की शुरुआत में जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, तब भी हेमू का मानना था कि भारत की आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके मित्रों का समूह विविध था। वे मानते थे कि असली युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं, बल्कि आज़ादी और गुलामी के बीच है। राज्य की नज़र में जैसे जैसे हेमू का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान भी उनकी ओर खींचने लगा। 1942 के मध्य तक उनका नाम गुप्त पुलिस रिपोर्टों में आने लगा। खुफिया अधिकारियों ने उन्हें खतरनाक युवा भड़काने वाला और सुक्कुर के राजद्रोही छात्रों का सरगना कहा। उन्हें नज़र में रखने के लिए मुखबिर लगाए गए। उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी हेमू कभी धीमे नहीं पड़े। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, आने दो उन्हें। अगर हम डर में जिएं तो खुद को आज़ाद कैसे कहेंगे। उनकी यह अडिग बहादुरी जल्द ही उन्हें एक साहसिक मिशन की ओर ले गई, ऐसा मिशन जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट छाप छोड़ दी। ऐतिहासिक कदम पट्टरियां उखाड़ने का संकल्प 1942 के अंतिम महीनों में सिंध में बगावत की ज्वाला पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो उठी। जितना ब्रिटिश दमन बढ़ता गया, उतना ही भारत के युवाओं का साहस भी तेज होता गया। प्रांत के छुपे कोनों से क्रांतिकारी निरंतर सक्रिय थे, पर्चे छापते, गुप्त सभाएं आयोजित करते और ऐसे योजनाएं बनाते जो औपनिवेशिक शासन की जड़ें हिला दें। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण था एक साहसिक अभियान, ऐसा अभियान जिसने हेमू कालानी का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा के लिए अंकित कर दिया। यह हिंसा का कार्य नहीं था, बल्कि रणनीतिक तोड़फोड़ का एक ऐसा कदम था जिसमें भगत सिंह की ज्वाला और गांधी के विश्वास दोनों की आत्मा समाई हुई थी। खतरनाक संदेश की आमद अक्टूबर 1942 में हेमू को एक ऐसी खुफिया सूचना मिली जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसके गुप्त नेटवर्क को पता चला था कि एक ब्रिटिश सैन्य काफिला भारी हथियारों से लैस एक ट्रेन सिंध से होकर गुजरने वाली है। गंतव्य वह इलाका था जहां भारतीय प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह छेड़ रखा था। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसमें सैनिक, बंदूकें और गोला बारूद भरा था, जिनका इस्तेमाल पास के क्षेत्रों में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए होना था। हेमू के लिए यह ट्रेन सिर्फ एक वाहन नहीं थी, यह भारतीय धरती पर दौड़ता हुआ अत्याचार का प्रतीक थी और वह इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। जब तक मैं जिंदा हूं, उसने अपने साथियों से कहा, यह ट्रेन मेरे लोगों के खिलाफ एक भी हथियार नहीं ले जाएगी। उसने एक योजना बनाई। ट्रेन के आने से पहले रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा।
फिश प्लेट्स, वे लोहे की पट्टियां जो दो पटरियों को जोड़ती हैं, हटाकर वे इतना व्यवधान पैदा कर सकते थे कि ट्रेन रुक जाए या पटरी से उतर जाए, जिससे ब्रिटिशों को अपना अभियान टालना या बदलना पड़े। इस योजना का मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि हथियारों की आपूर्ति रोकना और यह संदेश देना था कि निहत्थे नौजवान भी एक साम्राज्य को ठहरने पर मजबूर कर सकते हैं। मौन अभियान अक्टूबर की एक अमावस्या रात हेमू और उसके दो करीबी साथियों ने सूखर के पास की पटरियों की ओर रुख किया। हाथों में केवल साधारण औजार, दिल में हिम्मत और आज़ादी का सपना, बस यही उनका हथियार था। वे अंधेरे की चादर में लिपटे चुपचाप चलते रहे। आधी रात के सन्नाटे में वे पटरियों तक पहुंचे। सावधानी से उन्होंने एक एक करके फिश प्लेट, रेल की पटरी को जोड़ने वाली लोहे की चादर, को ढीला करना शुरू किया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की धीमी आवाज और लोहे पर पड़ते औजारों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। हर पल खतरे से भरा था। ब्रिटिश गश्ती दल सक्रिय थे और अगर पकड़े जाते तो सज़ा बेहद कठोर होती। अचानक अंधेरे को चीरती एक टॉर्च की हल्की रोशनी दिखाई दी। गश्ती दल ने उन्हें देख लिया था। लड़के तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागे। हेमू ने पूरी तरह भागने के बजाय गश्ती दल का ध्यान अपने साथियों से हटाने की कोशिश की। वह दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा ताकि उसके दोस्त बच निकलें, लेकिन उस रात किस्मत ने उसे ही चुना था। वह पकड़ा गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे औजारों के साथ गिरफ्तार किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ की साजिश का आरोप लगाया। यातना और मौन हेमू को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कई दिनों तक उस पर अमानवीय पूछताछ की गई। ब्रिटिश अधिकारी बेताब थे कि उससे उसके साथियों के नाम उगलवा लें। उन्होंने उसे पीटा, धमकाया और नींद व भोजन से वंचित रखा, लेकिन हेमू ने बोलने से इनकार कर दिया। मैं अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, उसने कहा, चाहे तुम मेरी हड्डियां एक एक करके तोड़ दो। ब्रिटिश सरकार ने सिंध के 19 वर्षीय लड़के के संकल्प को कम आंका था। वे मानते थे कि डर उसे झुका देगा, लेकिन डर ने उसे और मजबूत बना दिया। जब वे उससे कोई जानकारी नहीं ले पाए तो उन्होंने औपचारिक आरोप तय किए और उसे औपनिवेशिक अदालत में पेश किया। आरोप साफ था, ताज, ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ तोड़फोड़, सबूत, औजार, गवाहों के बयान और ब्रिटिश गश्ती दल की रिपोर्ट औपनिवेशिक अदालत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। मुकदमा और सज़ा हेमू अदालत के सामने शांत गरिमा के साथ खड़ा था। जब उसे दया याचना करने का मौका दिया गया तो उसने मना कर दिया। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? उसने पूछा। जब मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा की है। ब्रिटिश जज, उसकी युवा उम्र या जज्बे से अप्रभावित, उसे फांसी की सज़ा सुनाई। इस फैसले की खबर ने पूरे सिंध में सदमे और शोक की लहर फैला दी। छात्र सड़कों पर विरोध मार्च करने लगे, परिवार मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रार्थना में जुट गए और राष्ट्रीय नेताओं ने क्षमा की मांग की। भारत के कोने कोने से दया की अपीलें भेजी गईं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक को इस मामले की जानकारी दी गई। सज़ा को उम्र कैद में बदलने के लिए एक अभियान शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी शायद उसे एक मिसाल बनाने के लिए अपने फैसले पर अडिग रहे, और हेमू भी अडिग रहा। जब उसे बताया गया कि वह माफ़ी मांगकर या अपने साथियों के नाम बताकर फांसी से बच सकता है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे बस शर्म के साथ मरने का डर है। अंतिम दिन जब हेमू अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रहा था, वह शांत और दृढ़ बना रहा। उसने अपने परिवार को पत्र लिखे, उनके प्रेम और परवरिश के लिए आभार व्यक्त किया। उसने अपने साथी कैदियों को आशा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक जेलर से उसने रिपोर्टेडली कहा, ब्रिटिशों से कह दो, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन आज़ादी के विचार को नहीं मार सकते। मेरी जगह और लोग उठ खड़े होंगे। अपनी माँ को लिखे एक पत्र में हेमू ने कहा, मेरे लिए मत रोइए, मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझसे पहले भारत के अनगिनत बेटे जा चुके हैं। मेरा जीवन छोटा था, लेकिन उसमें अर्थ था। माँ, इससे अधिक बेटा अपनी मातृभूमि को क्या दे सकता है? 19 वर्ष की आयु में शहादत जनवरी 1943 की एक ठंडी सुबह हेमू कालानी को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। वह सिर ऊंचा करके फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, मुंह में भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे।
उनकी आत्मा पर कोई बेड़ियां नहीं थीं, आंखों में जरा भी भय नहीं था, बस वह शांत गर्व था, एक ऐसे बेटे का जिसने अपनी माँ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनके बलिदान की गूंज ब्रिटिशों को उम्मीद थी कि हेमू की मौत सिंध में चल रहे प्रतिरोध को खत्म कर देगी, लेकिन हुआ इसके उलट। उसने आग भड़का दी। उनकी शहादत ने क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। उनका नाम घरों, स्कूलों और मंदिरों में आदर के साथ फुसफुसाया जाने लगा। स्वतंत्र भारत में उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए, सड़कों और विद्यालयों का नाम उनके नाम पर रखा गया, लेकिन पत्थरों और पट्टिकाओं से कहीं आगे उनकी विरासत आज भी हर उस युवा भारतीय की आत्मा में बसती है जो सत्ता के सामने सच बोलने का साहस रखता है। मैं सिर्फ एक सिंधी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की आत्मा हूँ। हेमू कालानी, अमर संदेश। हेमू कालानी की विरासत और सबक। हेमू कालानी की कहानी फांसी के तख्ते पर समाप्त नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि वहीं से इसका नया अध्याय शुरू हुआ, पीढ़ियों तक गूंजते हुए, एक चेतावनी और एक फुसफुसाहट के रूप में कि आज़ादी एक कीमत के साथ आती है और एक की हिम्मत कईयों की इच्छा को जगा सकती है। भले ही उसका जीवन केवल 19 वर्षों का रहा, लेकिन उसका बलिदान आज भी भारत की आत्मा से उस तरह बातें करता है जैसा कोई किताब या नारा कभी नहीं कर सकता। सीमाओं से परे एक शहीद। जब 1947 में भारत ने अंततः स्वतंत्रता पाई तो पूरा उपमहाद्वीप उल्लास से भर उठा, लेकिन यह गहरी पीड़ा का समय भी था। विभाजन ने भूमि को टुकड़ों में बांट दिया और सिंध को भारत के शेष हिस्से से अलग कर दिया। अनगिनत परिवार विस्थापित हुए और सिंधी हिंदुओं की प्राचीन सांस्कृतिक जड़ें उस मिट्टी से उखाड़ दी गईं जहां वे सदियों तक फली फूली थीं। फिर भी जब वे सीमाएं पार कर नए शहरों और देशों में जीवन बसाने लगे तो सिंधियों ने हेमू की स्मृति को अपने साथ रखा। शिविरों में, कक्षाओं में और प्रार्थना स्थलों में उसकी कहानी सुनाई और दोहराई जाती रही, एक त्रासदी के रूप में नहीं बल्कि गर्व के गीत के रूप में, एक ऐसी लौ जिसे न निर्वासन बुझा सका और न ही समय। कई युवा सिंधियों के लिए वह साहस का प्रतीक बन गया, इस बात का प्रमाण कि वे वीरों की संतानों में से हैं। प्रवासी समाज में उसकी विरासत ने पहचान को आकार दिया। सिंध भले ही राजनीतिक रूप से खो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा हेमू जैसे शहीदों के माध्यम से जीवित रही। युवा शक्ति का संदेश हेमू कलानी का जीवन एक शाश्वत सत्य को सिद्ध करता है कि क्रांति केवल बुजुर्गों या शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई राजनीतिक पद, न ही हथियार। उनके पास था तो केवल दृष्टि की स्पष्टता और हृदय की पवित्रता। वे समझते थे कि सबसे शक्तिशाली क्रांतियां नफरत से नहीं, बल्कि अपने देश, न्याय और मानवता के प्रति प्रेम से जन्म लेती हैं। वे न तो बदले की भावना से प्रेरित थे, न व्यक्तिगत महिमा की लालसा से। उन्होंने कभी ध्यान आकर्षित करने की इच्छा नहीं रखी। जेल में भी उन्होंने अपने साथियों के नाम बताने से इनकार कर दिया और किसी की आत्मा को धोखा देने से बेहतर अपनी जान देना चुना। उनके आदर्श न तो पाठ्यपुस्तकों में बने थे, न अदालतों में। वे अनुभव, सेवा, बलिदान और अडिग नैतिक मूल्यों में ढले थे। आज के युवाओं के लिए हेमू एक गहन संदेश छोड़ते हैं। परिवर्तन लाने के लिए आपको बुजुर्ग होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई कदम उठाने के लिए आपको शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने सत्य में निडर होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद सम्मान भारत को हेमू के बलिदान को आधिकारिक रूप से मान्यता देने में कई वर्ष लग गए, लेकिन धीरे धीरे उनका नाम स्कूल की किताबों, शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर चमकने लगा। विभाजन के बाद जहां जहां सिंधी समुदाय बसा, वहां उल्हासनगर, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और कई अन्य स्थानों पर हेमू की मूर्तियां स्थापित की गईं। उनका जन्मदिन 23 मार्च, जो संयोगवश भगत सिंह के शहीदी दिवस की तारीख भी है, आज विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी संगठनों और देश विदेश के सिंधी संगठनों द्वारा स्मरण किया जाता है। उनके सम्मान में कई शैक्षणिक संस्थान और युवा संगठन स्थापित किए गए हैं। हेमू कलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, उल्हासनगर। हेमू कलानी यादगार मंदिर, विभिन्न शहरों में।
युवा बलिदान की याद दिलाने वाली मूर्तियां भारतीय शहरों में साल 2003 में इंडिया पोस्ट ने हेमू कलानी के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया, जिससे उन्हें आखिरकार देश के मान्यता प्राप्त शहीदों की सूची में स्थान मिला। लेकिन जिनके दिलों में उनकी कहानी बसी है, उनके लिए उनका असली स्मारक पत्थर या स्याही से नहीं बना, बल्कि स्मृति, पहचान और प्रेरणा से बना है। सिंध की अनंत ज्योति आज भी जब कोई हेमू कलानी का नाम लेता है तो उसमें दर्द और गर्व का एक साथ एहसास होता है। दर्द क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी कम उम्र में छिन गई। गर्व क्योंकि उन्होंने इसे स्वेच्छा से सिर्फ अपनी मातृभूमि के प्रेम में अर्पित कर दिया। सिंधी समुदाय के लिए वे अब भी एक नैतिक दिशा सूचक हैं, ईमानदारी, आदर्शवाद और अटूट देशभक्ति का प्रतीक। उनकी कहानी सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, बल्कि घरों, मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में भी सुनाई जाती है, जहां बुजुर्ग इसे अगली पीढ़ी को एक पवित्र मशाल की तरह सौंपते हैं। हेमू सिर्फ हमारा बेटा नहीं था, एक वृद्ध सिंधी ने कहा था। वह हम सब में सर्वश्रेष्ठ था, हमारा अतीत और हमारा वादा। आज भी क्यों मायने रखती है उनकी कहानी आज के समय में, जब आदर्शवाद पर अक्सर निराशावाद का साया पड़ जाता है और स्वार्थ सामूहिक भावना को खतरे में डाल देता है। हेमू का जीवन हमें एक ऊंचे आह्वान की याद दिलाता है। उनकी देशभक्ति नारेबाजी या राजनीति से ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि न्याय, समानता और निस्वार्थ सेवा के प्रति गहरे समर्पण में बसी थी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची देशभक्ति अंधा राष्ट्रवाद नहीं होती। यह झंडों या परेडों तक सीमित नहीं है। यह सही काम करने का साहस है, भले ही वह खतरनाक क्यों न हो। यह अपने देश से इतना प्रेम करना है कि आप उसे और बेहतर बनने की चुनौती दें। आज का युवा स्वतंत्र भारत में जी रहा है, लेकिन स्वतंत्रता का अंत स्वतंत्रता प्राप्ति पर नहीं होता। इसे उदासीनता, भ्रष्टाचार और विभाजन से बचाना पड़ता है। हेमू को याद करना हमारे अपने कर्तव्य को याद करना है, नागरिकों के रूप में, युवाओं के रूप में और सत्य के मशालची के रूप में। एक आवाज़ जो कभी नहीं मिटेगी। अगर आप उल्हासनगर की गलियों से गुजरें या किसी शांत शाम को किसी सिंधी मंदिर में जाएं, तो शायद आप उनका नाम सुनें, इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि उम्मीद के रूप में। आपको फूलों से सजी उनकी प्रतिमा दिख सकती है, या किसी दीवार पर लिखा यह वाक्य, माँ सिर्फ हिक सिंधी न, हिंदुस्तान जी आत्मा आहियां। मैं सिर्फ एक सिंधी नहीं, मैं हिंदुस्तान की आत्मा हूं। यही था हेमू का संदेश, यही है हेमू की विरासत। और जब तक भारत अपने बच्चों को उनके रक्त के लिए नहीं, बल्कि उनके साहस के लिए याद करता रहेगा, हेमू कलानी वहीं रहेंगे जो वे हमेशा से थे। सिंध जो अमर क्रांतिकारी, सिंध का अमर क्रांतिकारी। ऑडियो ई बुक एक उड़ान, सिंध स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ सिंधिस। लेखक कैलाश मटाई मटाई परिवार, एक उड़ान टीम। यह प्रेरणादायक कहानी सिंधी समाज के संघर्ष और सफलता की गाथा है, जिसे सुनकर और पढ़कर नई पीढ़ी आगे बढ़ने की शक्ति पाएगी। उपलब्ध स्वरूप: ऑडियो ई बुक, PDF, प्रिंट बुक, ई बुक, अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। ऑर्डर ऑफ जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9850196542। टीम सदस्य: प्रिंस विजय, मिस साक्षी मोटवानी, हेमा टीचर, सत्य एस, कुकरेजा।